जिस तरह इंसान के अंदर एक जिस्म है और उसकी रूह है, और रूह की वजह से वो जिस्म जिंदा है। तो बेशक। इसलिए वो जो लॉ के वर्ड्स के अंदर जो अखलाकियात और जो कॉमन सेंस है, उसके मुताबिक फैसला होना चाहिए कि एक कातिल क्या वारिस बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हस्तनीस के अंदर अदल, आदल और अदालत की इस सीरीज में हमारी ये तीसरी नशिस्त है, जो कि एक किताब हमें ये सैयद हसनैन रज़ा साहब ने गिफ्ट की थी हस्तनीस को। तो उसका जो है पहली नशिस्त में तारुफ पेश किया गया। जो ऑथर हैं, हाँ जी, विलियम लूसी विलियम साहब। लूसी। हाँ, हाँ जी, विलियम लूसी की किताब है, जिस पे जो इस पहले मिसेस में तारुफ पेश किया शाह साहब ने। और बड़ी डिटेल में ये मैं दोबारा एक दो मिनटों में दोहरा देता हूँ कि तारुफ उसका ये था कि कानून क्या है, कानून का मंशा क्या है, कानून कैसे बनते हैं, कैसे पार्लियामेंट से पास होते हैं, इनकी अमलदारी कैसे मुमकिन है, इंसानी बुनियादी हकूक को नाफिज करवाने के लिए कैसे शहरी जो हैं वो आला अदालतों से रब्ता करते हैं, और कैसे फिर उनको अदल इंसाफ में अदालतें जो हैं वो उनकी दादरसी करती हैं और उनको मदद करती हैं। तो जो दूसरी विशेष थी उसमें उन्होंने पर्सन, लीगल पर्सन, नेचुरल पर्सन, जुरिस्टिक पर्सन और कंपनी लॉ के हवाले से, बिजनेस लॉ के हवाले से कुछ तारुफ पेश किया था। और उसका फिर सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज हम इशू जिस पे बहस करेंगे वो है जी, कानून में जो लूसी है ना, विलियम लूसी की किताब में जो सबसे अहम मैं समझता हूँ कि पूरे जो जहाँ जहाँ भी अदालती निज़ाम है ना, या आइन कानून की जहाँ बहसें होती हैं, तो सबसे जो अहम इशू है ना, उस पे आज शाह साहब रोशनी डालेंगे, को केस लॉ भी पेश करेंगे। और बड़ा अहम, मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी है शाह साहब उसको, आपने क्योंकि हदायत की थी कि उसका मुताला किया जाए, बड़ा मुझे उसमें सीखने को मिला, पढ़ने को भी मिला। और जो चीज़ जिस पे हम रोशनी डालेंगे वो है जी, मोरालिटी एंड कॉमन सेंस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो आजकल तो सबको ही पता है कि बैन अवी कानून की भी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। और हर मुल्क में मोरालिटी को फील करते हैं लोग, हुक्मरान, या महसूस करवाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने अखलाकियात को फॉलो कर रहे हैं या चल रहे हैं। लेकिन मोरालिटी क्या है, कानून मोरालिटी को कैसे डिफाइन करता है या क्या समझता है, और उसकी उसके साथ कॉमन सेंस क्या कहती है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में। तो मोरालिटी एंड कॉमन सेंस हमारा आज का टॉपिक है। उसमें सईद हसन हसनैन रज़ा साहब अभी हमें बताएंगे भी कि मोरालिटी का आगाज या कैसे फॉलो की जाती है, या मोरालिटी कोई रह भी गई है माशरे में। सदर ट्रंप की जो कार्रवाइयाँ उसके बाद तो हमें मोरालिटी का कहीं फुकदान ही दिखाई देता है हर जगह। तो शाह साहब, ओवर टू यू। बताइए कुछ। Firaz साहब, thank you very much for such a comprehensive introduction. जनाब। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम्म, इससे आपको जुडिशल वर्क का अंदाज़ा होगा कि जो हमारी खुसूसन हायर कोर्ट्स हैं, हायर कोर्ट्स से मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, वो लॉ को कैसे इंटरप्रेट करती हैं, और कौन सी ऐसी खास बात है जब चीज़ें सामने बाज़ाहिर हमें बड़ी सादा सी लग रही होती हैं, लेकिन वो ऐसे होता नहीं है। तो वो कौन से ऐसे अखलाकी अखलाकियात होती हैं जो उनके इमेजिनेशन में होती हैं, और जिनको बेस बना के वो इन केसेस को डिसाइड करते हैं। दुरुस्त। अच्छा, अब केस, क्योंकि आज हमने प्रैक्टिकली देखना है कि
अदालतों में खुसूसन आला अदलिया में जो लॉज होते हैं वो कैसे उनकी तशरीह की जाती है, उसको अमली जामा में कैसे पहनाया जाता है। और उससे पहले थोड़ा सा मैं इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड आपको कुछ स्कूल ऑफ थॉट डिस्कस करूंगा। आप जी क्योंकि हम पाकिस्तान एक कॉमन लॉ कंट्री फैमिली हैं, ठीक है। तो क्योंकि दुनिया में तीन लीगल सिस्टम है, एक सिविल लॉ सिस्टम है जो कि फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और स्पेन वहाँ पे लागू है। और एक कॉमन लॉ कंट्री सिस्टम है जो कि बरतानिया से शुरू हुआ था और फिर सब कॉन्टिनेंट, फिर फार ईस्ट, मलेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे ये सिलसिला सिस्टम चल रहा है और अभी तक ये सिस्टम इंटैक्ट है। और तीसरा फिर हमारा जो शरई लॉ है वो है। और ये जो कॉमन लॉ सिस्टम ऑफ इंटरप्रिटेशन है, ये इस्लामिक का जो सिस्टम ऑफ इंटरप्रिटेशन है उससे बड़ी रिजेम्बलेंस रखता है। वो भी हम किसी एक लेक्चर में उस चीज को भी, उनकी कॉमनैलिटी को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जब कोई भी एक स्टैचू हो, स्टैचू मतलब कि लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, वो एक जनरल लॉ भी हो सकता है जैसे क्रिमिनल लॉ है, और एक स्पेसिफिक लॉ भी हो सकता है जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। और इसी जी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विच इज कॉल्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, तो उसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए कुछ थॉट्स होते हैं। अब उनको हम स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं। अब दुनिया में जो प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो दो हैं। एक टेक्सचुअलिस्ट है, टेक्सचुअलिस्ट, जिसको आम हरफुल आम में लिटरल इंटरप्रिटेशन स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं, कि जो हाँ के वर्ड्स जो पास्ड बाय द लेजिस्लेचर हैं उनके ऊपर अपना अकीदा और ईमान रखते हैं और उनसे हट के वो कोई बात नहीं करते। वो कहते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो एक सुप्रीम अथॉरिटी है और जो उसने लॉ पास किया है, दैट्स इट, दैट इज अ फाइनल वर्ड। अब दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है पर्पसिव इंटरप्रिटेशन स्कूल ऑफ थॉट। ये जो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन स्कूल ऑफ थॉट है, ये वाइडर पर्सपेक्टिव को देखता है। ये कहता है कि कोई भी लॉ जब इंटरप्रेट किया जाता है तो उसमें दो चीजें बड़ी अहम होती हैं। एक सब्जेक्टिव पर्पस होता है जो स्पेसिफिक उसी सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा होता है, जैसे मैंने कहा है कि क्रिमिनल लॉ है और जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। अब सब्जेक्टिव पर्पस वो स्पेसिफिक वर्ड्स जैसे लिटरल और टेक्सचुअलिस्ट हैं उनके साथ ये हम आहंगी रखता है। लेकिन ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ये उसकी एक हाफ, एक पार्शियल अप्रोच है, जबकि एक ऑब्जेक्टिव पर्पस होता है जो कि वाइडर पर्पस होता है, जो डिपेंड करता होता है अखलाकियात के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, जस्टिस के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर। और ये नहीं है कि जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया है दैट इज द एंड, उसमें ना कोई चेंजिंग की जा सकती है, ना उससे बढ़ा जा सकता है, ना कमी हो सकती है। तो ये वाला जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये जो दो स्कूल ऑफ थॉट मैंने आपको बताए हैं, ये जो हम केस लॉ अभी पढ़ेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे और इसके साथ साथ फिर इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, इनमें बेसिकली यही दो स्कूल ऑफ थॉट एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। सही ठीक है जी। और उसी में से हमने देखना है कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट डोमिनेंट है और कौन सा हमारे से, जिस चीज को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं कि मोरालिटी और कॉमन सेंस, वो ज्यादा जो है वो स्केल किसकी तरफ है। ठीक है ना जी। तो ये बेसिकली है। और इसी तरह ही पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी ये जो कॉमन लॉ स्पेशली कंट्रीज हैं, उसमें जो बेसिक मेथड यूज हो रहा है वो यही इंटरप्रिटेशन का है। यहां तक बात सर क्लियर है? सर। अच्छा, ये जो केस मैंने सेलेक्ट किया है ये बड़ा ही फेमस केस है
और ये तकरीबन दुनिया के, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितने भी अच्छे लॉ स्कूल हैं वहाँ ये लाजमी पढ़ाया जाता है। और जितनी भी लॉ की बड़ी शानदार बुक्स हैं, तारीखी बुक्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनमें भी इसको कोट किया जाता है। ये एक मेरे सामने एक और किताब है, ये मैं स्क्रीन पे इसको शो करने की कोशिश करता हूँ। ये नजर आ रही है? जी जी। हाँ जी हाँ जी। ये है द नेचर ऑफ लीगल प्रोसेस। अच्छा। ये एक बड़े मशहूर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं अमेरिका के। अम, इनका नाम है बेंजामिन कार्डोजो। तो ठीक है। उन्होंने भी अपनी बुक में इस केस को बड़ा अच्छा डिफाइन किया है। उसमें से भी हम एक दो पेजेस थोड़ा सा रीड करेंगे। जरूर जरूर। अच्छा, इस केस का टाइटल है, ठीक है जी, मैं मुख्तसरन टाइटल बता देता हूँ, ये तो काफी लंबा चौड़ा है, कि रिग्स वर्सेस पामर। रिग्स हाँ। जो है ये एप्लांट्स है, और जो पाल्मर है ये रेस्पोंडेंट है। अब इस ठीक। केस के जो ब्रीफ फैक्ट्स हैं वो पहले बयान करते हैं, और उसके बाद ये जो लीगल बहस हुई है उसको फिर हम देखते हैं। अब इस केस का एक जो सिंपल फैक्ट है वो ये है कि दादे ने अपनी जायदाद जो है का ज्यादा जो हिस्सा है वो अपने ग्रैंडसन को जो है वो अपना विल विल किया कि भी मेरे मरने के बाद ये इस जायदाद का मालिक होगा। अब ऐसे उस ही। दादे की दो बेटियां भी थी, उनको भी कुछ हिस्सा दिया गया, लेकिन ज्यादा जो पोर्शन था वो पोते को मिला। और पोता जो था उस टाइम 16 साल की उम्र का था, तो वो इमेच्योर था, तो उसने हेस्ट में, लालच में, भी जल्दी जल्दी मैं इस जायदाद का मालिक बनूं और इसको खाऊं पीऊं, उसने दादे को जहर दे के कत्ल कर दिया। अब वो ट्रायल चला और उसमें वो कॉन्विक्ट हो गया कि यस, इसने जहर दी है, कत्ल किया है। और जो अच्छा। दो बेटियां थी, उन्होंने केस किया कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक कातिल जो है, जिसने उसी बंदे का कत्ल किया है जिसका वो वारिस बनने जा रहा है जायदाद का, तो ये अखलाकियात के खिलाफ है, ये इक्वालिटी के, जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ है। ठीक जबकि ठीक। जबकि जो लॉ है वो बड़ा क्लियर है, वो ये कहता है कि अगर किसी ने किसी को अपनी जायदाद विल के थ्रू ट्रांसफर की है तो वो उसका मालिक है। सही है। अब यही हमने देखना है कि जो टेक्सचुअलिस्ट या जो लिटरल स्कूल ऑफ थॉट है, वो उसके दरमियान, और जो पर्पसिव, जो ऑब्जेक्टिव पर्पस जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके दरमियान अब ये बहस है कि इनमें से कौन सी चीज विन करेगी। ठीक सही है है। जी, क्या पार्लियामेंट का हर जो लफ्ज है वो लफ्ज हर्फ आखिर है, या उसके अंदर छिपी हुई कुछ स्पिरिट होती है जिसको हम अखलाकियात बोलते हैं, और उसको मद्देनजर रख के ये फैसला करना चाहिए। ठीक है सर। बहुत खूब। अब इसकी हम थोड़ी सी एक बेयर रीडिंग करेंगे और उसके साथ साथ फिर एक्सप्लेनेशन भी करेंगे ताकि चीजें साथ साथ क्लियर होती जाएं। अब जैसे हमारी एक ट्रेडिशन है जजमेंट्स की, कि उसमें सबसे पहले फैक्ट्स को बयान किया जाता है और फिर उसके बाद लॉ आता है, और उसके लीगल क्वेश्चन, और फिर लॉ, और उसके ऊपर फिर बहस होती है। तो हम उसी तरीके से इसको रीड करेंगे। On the 30th day of August 1880, Francis B. Palmer made his last will and testament, in which he gave small legacies to his two daughters, Mrs. Riggs and Mrs. Preston, the plaintiffs in this section, and the remainder of his estate to his grandson, the defendant, Elmer E. Palmer, subject to the support of Susan Palmer, his mother, with a gift over to the two daughters, subject to the support of Mrs. Palmer. In case
Elmer should survive him and die under age, unmarried, and without any issue. The testator, at the date of his will, owned a farm and considerable personal property. He was a widower, and thereafter, in March 1882, he was married to Mrs. Breese, with whom before his marriage he entered into an nuptial contract in which it was agreed that in lieu of dower and all other claims upon his estate in case she survived him, she should have her support upon his farm during her life, and such support was expressly charged upon the farm at the date of the will, and subsequently to the death of the testator. Elmer lived with him as a member of his family, and at his death was 16 years old. He knew of the provisions made in his favor in the will, and that he might prevent his granddaughter from revoking such provisions, which he had manifested some intention to do, and to obtain the speedy enjoyment and immediate possession of his property. He wilfully murdered him by poisoning him. He now claims the property. And the sole question for our determination is, can he have it? अब ये पॉइंट ये एक मेन क्वेश्चन है. The sole question for our determination is, can he have it? The defendants say that the testator is dead, that his will was made in due form and has been admitted to probate, and that therefore it must have effect according to the letter of the law. अब दूसरा पॉइंट आपने नोट करना है कि इट का मतलब कि will, it must have effect according to the letter of the law. ठीक है सर. अब ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आगे जाके इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे. अब ये जो पॉइंट है कि इट मस्ट हैव इफेक्ट अकॉर्डिंग टू द लेटर ऑफ द लॉ, ये टेक्सचुअलिस्ट और जो लिटरल इंटरप्रिटेशन का स्कूल ऑफ थॉट है, ये उसको प्रेजेंट करता है. ठीक है जी. और जो पहला हमने क्वेश्चन किया है, द सोल क्वेश्चन फॉर अवर डिटर्मिनेशन इज कैन ही हैव इट. ये क्वेश्चन चैलेंज कर रहा है पर्पसिव इंटरप्रिटेशन को, अखलाकियात को, कॉमन सेंस को. अब जी, इट इज क्वाइट ट्रू दैट स्टैट्यूज regulating the making, proof, and effect of wills and the devolution of property, if literally construed, and if their force and effect can no way and under no circumstances be controlled or modified, gave his property to the murderer. पॉइंट आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं सर? आगे, the purpose of those statutes was to enable testators to dispose of their estates to the objects of their bounty at death, and to carry into effect their final wishes legally expressed, and in considering and giving effect to them, this purpose must be kept in view. It was the intention of the lawmakers that the donees in a will should have the property given to them, but it never could have been their intention that a donee who murdered the testator to make the will operative should have any benefit under it. If such a case had been present to their minds, and it had been supposed necessary to make some provision of law to meet it, it cannot be doubted that they would have provided for it.
इट इज अ फेमिलियर कैनन ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब ये जो हम इंटरप्रिटेशंस के कुछ प्रिंसिपल्स और कैनन्स जो है, रूल्स जो हैं, जो उनको हम जब जब भी लॉ इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो ये उस चीज को इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, that a thing which is within the intention of the makers of a statue is as much within the statue as if it were within the latter, and a thing which is within the latter of the statue is not within the statue unless it be within the intention of the lawmakers. The writers of laws do not always express their intention perfectly, but either exceed it or fall short of it, so that judges are to collect it from the probable or rational conjunctions only, and this is called rational interpretation. And ये एक रेफरेंस कोट किया गया है। The Rutherford in his institute, page 407, says, when we make use of rational interpretation, sometimes we restrain the meaning of the writer so as to take in less, and sometimes we extend or enlarge his meaning so as to take in more than his words express. Such a construction ought to be put upon a statue as will best answer the intention which the makers had in view. ठीक है। In Bacon's abridgment, Pufendorf, book number 5, chapter 12, Rutherford, page 422 427, and in Smith's commentaries, page 814, many cases are mentioned where it was held that matters embraced in the general words of statutes nevertheless were not within the statutes, because it could not have been the intention of the lawmakers that they should be included. They were taken out of the statutes by an equitable construction. अब सर इस पॉइंट को आपने नोट करना है। They were taken out of the statutes by an equitable construction. ठीक है। And it is said in Bacon, by an equitable construction, a case not within the letter of the statute is sometimes holden to be within the meaning, because it is within the mischief for which a remedy is provided. The reason for such construction is that the lawmakers could not set down every case in express terms in order to form a right judgment whether a case be within the equity of a statute. It is a good way to suppose the lawmaker present and that you have asked him this question. Did you intend to comprehend this case? Then you must give yourself such answer as you imagine he, being an upright and reasonable man, would have given. If this be that he did mean to comprehend it, you may safely hold the case to be within the equity of the statute. सही। For while you do not more than he would have done, you do not act contrary to the statute, but in conformity thereto. In some cases, the latter of a legislative act is restrained by an equitable construction. अब यहां से थोड़ा सा आपने नोट करना है कि ये जो इक्विटेबल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है कि अब जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है वो ये कहती है कि जो जजेस को कन्फाइन होना चाहिए विद इन द वर्ड्स ऑफ द स्टैच्यू। ओके। जबकि ये जो इक्विटेबल कंस्ट्रक्शन है ये कहती है कि नहीं, ये जो हमने ऑब्जेक्टिव पर्पस वाली बात की है कि जो जो एक हायर प्रिंसिपल्स हैं, लाइक इक्वालिटी, लाइक जस्टिस, जिसको हम आम टर्म्स में अखलाकियात कहते हैं, उनको मद्देनजर रखना चाहिए।
और देखना चाहिए कि जो लेजिस्लेचर ने कानून पास किया क्या वो उस हायर प्रिंसिपल्स के मुताबिक है कि नहीं। और ये जो हमारा केस है जिसमें एक बंदा जो वारिस भी है और वो कातिल भी है, तो क्या वो इस प्रिंसिपल पे पूरा उतरता है? क्या वो जी इस हायर प्रिंसिपल जो इक्विटी का, जो जस्टिस का प्रिंसिपल है, क्या उसके मुताबिक उसका ये राइट बनता है कि वो कातिल होके दादे की जायदाद हासिल करे? माशाल्लाह। In some cases, the latter of a legislative act is restrained by an equitable construction. अब यही ये बात कर रहा है कि लॉ तो ठीक है, वो कह रहा है कि जी दादे ने इसको अपनी विरासत विल कर दी थी, लिहाजा उसके अल्फा लॉ के अल्फाज के मुताबिक विरासत इसको दे देनी चाहिए। लेकिन क्या ये इंसाफ होगा कि भाई एक कातिल को ये चीज दे दी जाए, और कातिल भी उसी का जिसने उसको ये जायदाद दी है? अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसलिए ये बड़ा एक सेलिब्रेटेड केस है कि इसने ये चीज डिफाइन की है कि लॉ बेसिकली वर्ड्स के पीछे उसकी एक स्पिरिट होती है, और वो स्पिरिट किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? वो अखलाकियात के ऊपर डिपेंड कर रही थी, और सबसे जो आला अखलाकियात है वो जस्टिस है, इक्वालिटी है, फेयरनेस है। The equitable construction which restrains the latter of a statue is defined by Aristotle. अब ये जो हमारा बेसिकली जो कॉमन लॉ है, ये बेस जो कर रहा है ये ग्रीक्स की फिलॉसफी पे कर रहा है, और ग्रीक्स में जो जो इम्पोर्टेंट फिलोसफर है वन ऑफ देम इज एरिस्टोटल। जी अब जी। उसको ये एज एन एनोलॉजी, एज ए रेफरेंस ये कोट कर रहे हैं कि एरिस्टोटल एज फ्रीक्वेंटली कोटेड in this manner: if the lawmakers could, as to this case, be consulted, would they say that they intended by their general language that the property of a testator or of an ancestor should pass to one who had taken his life for the express purpose of getting his property? Sir, you got my point? जी जी। की एक बड़ी फेमस कमेंट्री है ब्लैकस्टोन, हाँ जी हाँ जी। और ये पूरी एक सीरीज है। अब उसको ये कोट in Blackstone's commentaries 91, the learned author, speaking of the construction of statues, say, if there arise out of them any absurd consequences manifestly contradictory to common reason। अब ये कॉमन सेंस वाली बात आ गई, ठीक है जी। अब पहला जो एरिस्टोटल और उससे पहले जो आर्गुमेंट्स थे वो थे इक्वालिटी के ऊपर, अखलाकियात पे। अब ये जो ब्लैकस्टोन कमेंट्री है ये अब कॉमन सेंस की तरफ आ रही है, ठीक है। कि क्या ब्लैकस्टोन कमेंट्री कहती है, द लर्न ऑथर, द लर्न ऑथर मीन्स जिन्होंने ये कानून बनाया है, यानी पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, speaking of the construction of statues, say, if there arise out of them any absurd consequences, manifestly contradictory of common reason, they are, with regard to those collateral consequences, void. When some collateral matter arises out of the general words and happen to be unreasonable, then the judges are in decency to conclude that the consequences was not foreseen by the parliament, and therefore they are at liberty to expound the statute by equity, and only quote as quad hoc, ये कोई रोमन वर्ड है, डिसरिगार्ड इट, ठीक है जी। ये बड़ा एक अहम पॉइंट है जी कि ब्लैकस्टोन कमेंट्री ये कहती है कि अगर एक जनरल स्टैचू है, वर्ड्स हैं, और उसके साथ कुछ कोलेटरल चीजें अटैच हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी।
और वो कंट्रोडिक्ट कर रही है उस जनरल वर्ड्स के साथ, तो जजेस को ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं होना चाहिए वर्ड्स का। ठीक है, जजेस को कॉमन सेंस और अखलाकियात को देखना चाहिए कि वो किस तरफ जा रहे हैं, वो क्या कहते हैं। यू गॉट माई पॉइंट सर? जी जी, बड़े प्यारे अंदाज में आपने बायोलिटी को और कॉमन सेंस को कनेक्ट किए, माशाल्लाह। ठीक है। आगे जाके वो कहते हैं, और ये ब्लैक स्टोन कमेंट्री ये बड़ी शानदार बात कर गए कि इक्विटी के अखलाकियात को देखना चाहिए, कॉमन सेंस को देखना चाहिए, वर्ड्स को डिसरिगॉर्ड कर देना चाहिए। इनके कहने के मुताबिक खाली अल्फाज की कोई औकात नहीं है, कॉमन सेंस और इक्वालिटी प्रिवेल करते हैं। हम्म। ठीक है ना सर? सही। And he gives as an illustration, if an act of parliament gives a man power to try all causes that arise within his manner of delay, yet if a cause should arise in which he himself is a party, the act is construed not to extend to that, because it is unreasonable that any man should determine his own choir. अब ये बड़ा एक अहम प्रिंसिपल है कि एक बंदा खुद अपना मुंसिफ नहीं हो सकता। हाँ ठीक है ना जी? तो अब आगे थोड़ा सा चलते हैं जी। अब यहां तक बात समझ आ गई है? जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देयर वाज अ स्टैचू इन ब्लोना। अब ब्लोना जो है बेसिकली ये एक इटली का एक इलाका है, और इसकी बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी का है ब्लोना, और ये जो यूरोप है इसकी ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। अच्छा। इसको मैं इसलिए भी जानता हूँ कि मेरे एक इटालियन दोस्त हैं, वो यहाँ से ग्रेजुएट हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो आजकल टीचर हैं। तो ये यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है ये। चलो। अब आपको पता है कि रोमन एम्पायर्स का जो स्टार्ट हुआ था वो भी इटली से हुआ था। ठीक है, और यस। इसका जो लॉ का डिपार्टमेंट है वो काफी फेमस है, और इसको एज ए रेफरेंस भी इंटरनेशनल लॉ में कोट किया जाता है। देयर वाज अ स्टैच्यू इन ब्लोना दैट हुएवर ड्रू ब्लड इन द स्ट्रीट शुड बी severely punished, and yet it was held not to apply to the case of a barber who opened a vein in the street. It is commanded in the Decalogue that no work shall be done upon the Sabbath, and yet, giving the command a rational interpretation founded upon this its design, the infallible judge held that it did not prohibit works of necessity, charity, or benevolence on that day. अब इसमें ये क्या आ गया है कि भाई जो गलियों में खून बहाना मना है, हम्म। लेकिन अगर किसी जरूरत पड़ गई है या कुछ चैरिटी का है, जैसे हम ईद कुर्बान पे जानवर ज़िबा करते हैं गलियों में। जी जी। ठीक है जी। इसी तरह उनके यहाँ भी कोई इस तरह की रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं जो वो वहां पे करते हैं। ठीक है, या आर बिनोवलेंस ऑन दैट डे, या कोई इस तरह का खैराती काम करते हैं जिसमें कोई जानवर ज़िबा करना पड़ जाता है, तो ला ये नहीं कहता कि उस टाइम पे भी ये मना है। ठीक है जी। तो ये ऑलरेडी चीज इंट्रिंसिकली उस लॉ के अंदर मौजूद होती है, लेकिन कब वो अ, जो है बाहर आती है, जब इसी तरह के स्पेसिफिक इश्यूज राइज होते हैं। जी आगे चलते हैं। वट कुड बी मोर अनरीजनेबल than to suppose that it was the legislative intention in the general laws passed for the orderly peaceable and just devolution of property, that they should have operation in favor of one who murdered his ancestor, that he might speedily come into the possession of his estate. Such an intention is unconceivable. We need not therefore be much troubled by the general language constrained in the laws. Beside, all laws, as well as all contracts, may be controlled in their operation and effect by general fundamental maxims of the common law,
नो वन शैल बी परमिटेड टू प्रॉफिट बाय हिज ओन फ्रॉड। अब आपको पता है कि ये जो हमारे लॉ के मैक्सिम्स होते हैं, ये बेसिकली ओवर द पीरियड्स ऑफ टाइम जो लोगों के तसव्वुरा अखलाकी तसव्वुरात या ख्यालात होते हैं उससे जन्म लेते हैं। ठीक है। और ये उसी मैक्सिम को यहाँ कोट किया जाता है, कर रहे हैं ये जज साहब, कि फंडामेंटल मैक्सिम ऑफ द कॉमन लॉ, नो वन शैल बी परमिटेड टू प्रॉफिट बाय हिज ओन फ्रॉड or to सही। take advantage of his own wrong or to fraud any claim upon his own iniquity or to acquire property by his own crime। जी। अब ये जो मैक्सिम है, ये बेसिकली सोसाइटी की कॉमन सेंस और अखलाकियात पे इनसार कर रहा होता है, वहां से ये जन्म लेते हैं। और इसको फिर इसी तरह जब लॉस को इंटरप्रेट किया जाता है तो इनको एज ए रेफरेंस कोट किया जाता है कि ये देखें, जो हमारे मैक्सिम्स हैं उनके मुताबिक भी जो हमारी अखलाकियात हैं उस पर भी ये पूरा नहीं उतरता। दीज मैक्सिम्स आर डिक्टेटेड बाय पब्लिक पॉलिसी। अब पुराने जमाने में क्योंकि लॉ कोडिफाइड नहीं था तो इसी मैक्सिम्स के थ्रू पब्लिक पॉलिसीज बनाई जाती थी। हैव देयर फाउंडेशन इन यूनिवर्सल लॉ एडमिनिस्ट्रेटेड इन ऑल सिविलाइज्ड कंट्रीज। और ये जो मैक्सिम्स हैं, ये फाउंडेशन इन यूनिवर्सल लॉ एडमिनिस्ट्रेटेड इन ऑल सिविलाइज्ड कंट्री, और ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं और तमाम सिविलाइज्ड कंट्री में इनको अप्लाई किया जाता है। एंड हैव नोवेयर बीन सुपरसीडेड बाय स्टैच्यूज, और स्टैच्यू इनको सुपरसीड नहीं कर सकते क्योंकि ये बेसिक अखलाकियात हैं। बिल्कुल। They were applied in the decision of the case of the New York Mutual Life Insurance Company versus Armstrong decision of the there is अब ये रीजनिंग कर रहे हैं, यानी अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए कि ये जो स्टैचू है इसमें कॉमन सेंस और अखलाकियात प्रिवेल करेगी, और उसी अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए वो एज ए रेफरेंस एक और केस का दे रहे हैं जिसको हम अपने लॉ में लीगल रीजनिंग कहते हैं। अब ये जो न्यूयॉर्क म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस आर्मस्ट्रॉन्ग है, देयर इट वाज हेल्ड that the person who procured a policy upon the life of another, payable at his death, and then murdered the assured to make the policy payable, could not recover thereon. Mr. Justice Field, writing the opinion, said independently of any proof of the motives of the hunter in obtaining the policy, and even assuming that there were just and proper, he forfeited all rights under it when, to secure its immediate payment, he murdered the assured. It would be a reproach to the jurisprudence of the country if one could recover insurance money payable on the death of party whose life he had feloniously taken, as well might be recover insurance money upon a building that he had willfully fired। अब इस केस में ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है कि इंश्योरेंस का इशू भी यही होता है कि जब कोई बंदा मर जाता है तो उसके बाद उसकी इंश्योरेंस का क्लेम होता है। अब इस केस में जो इंश्योर्ड बंदा था उसको कत्ल कर दिया गया ताकि उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे पास आ जाए। ठीक है, ये चीज इसमें डिस्कस की गई है क्योंकि इसकी वेरी मच रेलिवेंस विद आवर केस है। सो अब ये कहते हैं कि दीज मैक्सिम without any statute giving them force or operation frequently control the effect and nullify the language of wills। अब ये बड़ा अहम है जी कि ये जो हमने पहले मैक्सिम पढ़ा था कि कोई भी शख्स अपनी गलती से अपने क्राइम से खुद फायदा नहीं उठा सकता, उस मैक्सिम को मैं दोबारा पढ़ता हूं कि फंडामेंटल मैक्सिम ऑफ कॉमन लॉ, no one shall be permitted to profit by his own fraud or to take advantage of his own wrong
to fraud any claim upon his own iniquity or to acquire property by his own crime. ठीक है। अब इसी को आगे फर्दर वो बयान कर रहे हैं कि दीज मैक्सिम्स विदाउट एनी स्टैच्यू, यानी बगैर पार्लियामेंट के पास किए हुए, लेजिस्लेचर के बगैर पास किए हुए, गिविंग देम फोर्स और ऑपरेशन, frequently control the effect and nullify the language of wills, कि वो जो लॉ की जो जबान है उसको नलिफाई करते हैं. A will procured by fraud and deception, like any other instrument, may be decreed void and set aside. And so a particular portion of a will may be excluded from probate or held inoperative if induced by the fraud or undue influence of the person in whose favor it is. यहां तक सर पॉइंट क्लियर है? जी जी, बहुत खूब, बड़ी तैयारी है माशाल्लाह आपकी। वेरी वेरी। बस ये कोशिश कर रहा हूं जी, हमें बड़ा कुछ कि सीखना था, और मोरालिटी को और कॉमन सेंस को आपने बिल्कुल सही रेलेवेंस में बयान किया है। अच्छा, अब ये केस आगे जो डाइसेंटिक ओपिनियन आएगी ना सर, जी जी। वो टोटली रिलाय कर रहे होते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन के ऊपर. ठीक है, कि जजेस को जो है अखलाकियात और कॉमन सेंस नहीं देखना चाहिए इस केस में. उनको जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है उसी की हदूद में रहते हुए इस केस का फैसला करना चाहिए. ठीक है, अब हमने ये देखना है एज ए लॉयर, एज ए लेमैन, एज ए सिटीजन ऑफ अ स्टेट, कि जब लॉ बनाया जाता है तो पार्लियामेंट को एक मैंडेट दिया जाता है कि ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट यू हैव बीन गिवन अ मैंडेट टू पास द लॉ. अब उनको ये नहीं कहा जाता कि आपको एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे दी गई है कि आपके जो अल्फाज होंगे वो हरफ आखिर होंगे. दोज वर्ड्स वुड बी डिवाइन. ओके, बिल्कुल सही। नो जज, नो लॉयर, ओके, थ्रू persuasive argument based on morality and common sense cannot change those laws. बिल्कुल ठीक। तो बेसिकली इसमें यही बहस की गई है कि जो हमें बज़ाहिर लेटर ऑफ द लॉ है इसको हरफ आखिर नहीं समझना चाहिए. इसकी स्पिरिट जो इसके अंदर है, जैसे एक इंसान की बॉडी है, एक उसकी रूह है, स्पिरिट है. अब स्पिरिट, अब इंसान को आप देखें कि आप कह सकते हैं मैंने इसकी रूह को देखा है, लेकिन वो उसके अंदर मौजूद है. बिल्कुल सही। और उसी रूह की वजह से इंसान जिंदा है, वो खा पी रहा है, चल फिर रहा है. ठीक है जी. और जब तक वो उसके अंदर वो रूह होगी वो जिंदा कहलाएगा. जब उसमें से वो रूह निकाल देंगे वो मुर्दा हो जाएगा. इसी तरह लॉ है, जब इसके अंदर इसकी रूह वो अखलाकियात है. क्या सब इसको हम जब डिवाइन स्पिरिट भी कह सकते हैं? डिवाइन जी, स्पिरिट भी कह सकते हैं, डिवाइन स्पिरिट भी कह बिल्कुल सकते कह हैं। सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये जो लॉ है ये बेस्ड ऑन वही डिवाइन अखलाकियात, डिवाइन प्रिंसिपल, डिवाइन मोरालिटी. अब आप खुद देखिए ना कि क्या कोई रिलीजन, ठीक है, डिवाइन को हम रिलीजन से अटैच करते हैं ना, क्या कोई मजहब इजाजत देता है कि एक कातिल अपने दादे की जायदाद का वारिस बने? कॉमन सेंस तो नहीं मानती। क्या अखलाकियात मानता है? अखलाकियात भी नहीं मानती। तो इसलिए ये वाले जो प्रिंसिपल हैं ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं. ठीक है. अब हमने इस केस लॉ को इसलिए लिया है कि हम बात तो करते हैं कि जी जस्टिस क्या है, इक्वालिटी क्या है, अखलाकियात क्या है, कॉमन सेंस क्या है. तो ये उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि जब केस इस तरह का कोर्ट के अंदर आता है तो वो इंटरप्रिटेशन करते हुए उन अखलाकियात को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं. तो फिर फाइनल वर्डिक्ट क्या दिया कोर्ट ने? उसको विरासत से महरूम कर दिया। जी, जो मेजॉरिटी जजमेंट थी उन्होंने महरूम कर दी.
हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है ना जी। तो ये अभी अभी हमने समझ लिए कि आधा आधा केस स्टडी किया है। यस, आधा से भी थोड़ा। ठीक है जी। बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ कि क्योंकि केस बहुत लंबा है तो ज्यादा बोरिंग ना हो जाए, तो अब थोड़ा सा डाइसेंटिंग ओपिनियन की तरफ आते हैं हाँ, प्लीज कि प्लीज। जो कि हमारे दूसरे पार्ट को डिफाइन करता है कि जो टेक्सचुअलिस्ट होते हैं या लिटरल इंटरप्रिटेशन का जो स्कूल ऑफ थॉट है, वो लॉ को कैसे टेक अप करता है और वो कैसे जस्टिफाई करता है अपने आर्गुमेंट्स को कि नहीं, अखलाकियात और जो कॉमन सेंस है ये नहीं प्रिवेल करेगी, वर्ड्स प्रिवेल करेंगे। ठीक है। अब ये जस्टिस ग्रे, इन्होंने डाइसेंटिंग ओपिनियन लिखी है। This appeal presents an extraordinary state of facts, and the case in respect of them, I believe, is without precedent in this statute. The respondent, a lad of 16 years of age, the respondent इसमें वो है जो murderer है, पोता है, being aware of the provisions in his grandfather's will, which constituted him the residuary legatee of the testator's estate, caused his death by poison in 1882. For this crime, he was tried and was convicted of murder in the second degree. And at the time of the commencement of this action, he was serving out his sentence in the state reformatory. This action was brought by two of the children of the testator, जो टू चिल्ड्रन है वो उसकी daughters हैं, for the purpose of having those provisions of the will in the respondent's favor cancelled and annulled। यानी कि जो उसको वारिस बनाती हैं कि ये जायदाद इसी की होगी, तो उनकी जो विल करने वाला है उसकी जो बेटियां थीं उन्होंने चैलेंज किया कि इसको वो जायदाद नहीं मिलनी चाहिए। अब इनके आर्गुमेंट सुने डायसेंटिक जज के। The appellant's argument for a reversal of the judgment which dismissed their complaint is that the respondent unlawfully prevented a revocation of the existing will or a new will from being made by his crime, and that he terminated the enjoyment by the testator of his property and effected his own succession to it by the same crime. They say that to permit the respondent to take the property will to him would be to permit him to take advantage of his own wrong। ये जरा पेज थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं। कोई बात नहीं। इसी तरह के आप हमें हर इशू पे या हर टॉपिक पे ना कोई जी जी। क्वेश्चन हो जाए, करे कोई इंपॉर्टेंट केस ला, हमारे जनरल नॉलेज में भी इजाफा होगा और वैसे भी कुछ हमारी इंफॉर्मेशन है लॉ के हवाले से अपडेट हो जाएगी। जी सर, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा समझाने की कि भाई असल में लॉ होता क्या है। जी जी। अब आप ये देखें ना कि अभी जो पाकिस्तान के अंदर इतनी बेचैनी है, ठीक है, आप देख लें कि डिफरेंट लॉज पास हुए हैं पिछले कुछ सालों में, और कोर्ट्स के अंदर जिस किस्म की जजमेंट्स आ रही हैं कुछ इश्यूज के ऊपर, मीडिया लॉज के ऊपर और इस तरह कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के इश्यूज के ऊपर, उनमें आप देखें कि उनकी जनरल एक्सेप्टेंस नहीं हो रही आवाम के अंदर। बिल्कुल सही। ठीक है। चलो लायर्स तो लायर्स और जजेस और जो लॉ के प्रोफेसर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो तो एक अलग कैटेगरी हो गए ना, क्योंकि ये भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखते हैं। लेकिन देखें कि लॉ क्योंकि बेस करता है कॉमन सेंस और मोरालिटी, मोरालिटी सिर्फ इस एक्सक्लूसिव कम्युनिटी की नहीं, एज ए होल सोसाइटी की। बिल्कुल ठीक ठीक। है ना। अब जो इंसान का सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर ये चीजें अल्लाह पाक ने रखी हुई हैं। ठीक है। तो अब जब वो जजमेंट्स आती हैं, फैसले होते हैं, मीडिया उनको हाईलाइट्स करता है और जो पार्टीज होती हैं वो जब उनको एक्सप्रेस करती हैं, तो आप देख लें कि जनरल पब्लिक में एक बड़ी बेचैनी है अदल के मामले में। बेशक। उसकी ऐसी। वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दोज जजमेंट्स
are not based on morality and common sense. हाँ जी, बड़ा उसमें क्या है कि उसमें उसमें एक उन जजमेंट्स में किस चीज की रिफ्लेक्शन हो रही है, एक खास कम्युनिटी की। ठीक है। और उस खास कम्युनिटी के वेस्टेड इंटरेस्ट को एज अ मोरालिटी पेश किया जा रहा है। बिल्कुल सही। ठीक है। अब वो जो एक खास कम्युनिटी का जो वेस्टेड इंटरेस्ट रिफ्लेक्टेड एज मोरालिटी, दैट इज नॉट अ मोरालिटी ऑफ द होल नेशन, ऑफ द होल कंट्री। सही। जिसकी वजह से एक एजिटेशन है, एक आप देख रहे हैं डिप्रेशन है सोसाइटी के अंदर। इसलिए ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर नहीं है हमारे इदारों के ऊपर, हमारी कोर्ट्स के ऊपर। अब पार्लियामेंट को क्या इंटरेस्ट किया गया था कि आपने पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रख के लॉज बनाने हैं। जजेस को क्या चीजें इंटरेस्ट की गई हैं कि आपने हमारी सोसाइटी की जो सुप्रीम वैल्यूज, जो मोरालिटीज हैं, दोज आर रिटन इन द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आपने उनको जो है ना मेंटेन करना है, उनके मुताबिक बिल्कुल। आपने इंटरप्रिटेशन करनी है, आपने डिसीजंस देने हैं। हाँ, इसमें कदा कलामी माफ, ये जो हमारी अदालतों का आजाद ना होना है वो भी तो एक उनसर है ना। देखिए सर, यही चीज तो हम लोग एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ। जो असल मकसद होता है एज ए लॉयर या एज ए जजेस, वो आपका क्या बिल्कुल। है। बेसिकली आपने वो छुपी हुई जो वैल्यूज और जो अखलाकियात हैं, उनको आपने एनफोर्स करवाना है। बिल्कुल सही। अब ये वाला जो केस है, ये बड़ा सीधा साधा सा केस है कि एक दादा ने अपने पोते को विल के थ्रू एक जायदाद वरासत की है, जी। गिफ्ट की है। ठीक है। तो कानून बड़ा साफ था। विल का जो कानून, उसने कहा कि जी दादे के मरने के बाद ये जायदाद उसके पोते को मिलेगी, ट्रांसफर हो जाएगी, वो इसका मालिक होगा। पोते ने जी। जल्दबाजी में दादे को जहर दे के कत्ल कर दिया। ठीक है। अब डाइसेंटिंग जजमेंट में यही बात जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जब लॉ क्लियर है इस मामले में, तो फिर उसको वो जायदाद मिलनी चाहिए। अच्छा। ठीक है। लेकिन जो मेन जिन्होंने ओपिनियन लिखी है जजेस ने, और जिनके मुताबिक ही ये डिसीजन हुआ है, वो ये कहते हैं कि नहीं, लॉ के अंदर एक स्पिरिट होती है। जिस तरह इंसान के अंदर एक जिस्म है और उसकी रूह है, और रूह की वजह से वो जिस्म जिंदा है। तो बेशक। इसलिए वो जो लॉ के वर्ड्स के अंदर जो अखलाकियात और जो कॉमन सेंस है, उसके मुताबिक फैसला होना चाहिए कि एक कातिल क्या वारिस बनता है। अच्छा, ये अब काफी जरा लंबी सी एक ओपिनियन है। तो जो मैंने आपको डाइसेंटिक जजमेंट के बारे में बताया है, उसका मेन पॉइंट यही है कि उन्होंने बताया कि जो रूल ऑफ लॉ है बेसिकली वो क्या है। वो रूल ऑफ लॉ ये है कि पार्लियामेंट को हमने मैंडेट दिया है कि उन्होंने लेजिस्लेशन करनी है, उन्होंने कानून पास करने हैं, जिनको हम स्टैचू कहते हैं। स्टैचू बेसिकली इज ए लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अब उस स्टैचू के अंदर हर चीज उन्होंने डिफाइन कर दी है कि इस तरीके से विल होगी, इस तरीके से एग्जीक्यूट होगी, इस तरीके से रिवोक होगी। लिहाजा जजेस को ये नहीं करना चाहिए कि वो इससे बयान जाएं। दे आर बाउंड बाउंड टू ओबे द लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही। ठीक है। तो इसलिए अब आप देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट, जो हमारा सबसे पहले प्रियम्बल है और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स हैं, वो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, वो क्या कहते हैं। दोज फंडामेंटल राइट्स आर बेस्ड ऑन मोरालिटी। बिल्कुल। ठीक है। और इसलिए कहा गया है कि जो भी कानून बनाया जाएगा, वो कानून सब्जेक्ट टू दीज फंडामेंटल राइट्स हैं।
अब वो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? वो जस्टिस है, फेयरनेस है, इक्वालिटी है, ठीक है। और इसी तरह वो 27 28 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक। तो सही। इसलिए इस जजमेंट में ये जो दो स्कूल ऑफ थॉट की फाइट मैंने आपको बताई है, अब हमने देखना ये है कि जो स्पिरिट ऑफ द लॉ है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है, जो अखलाकियात और कॉमन सेंस है वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। वो सही। डेफिनेटली उस तरफ स्टैंड कर रहे हैं कि जो कातिल है वो वारिस नहीं बन सकता। तो फिर ऐसा भी कोई केस ला होगा शाह साहब जिसमें कि बाप की जायदाद का जो, जब उसमें होती है तकसीम, तो अगर कोई ऑफेंडर वहां ऐसा है तो उसके लिए फिर भी ये केस ला फॉलो होगा ऐसा, बतौर प्रेसिडेंट। देखें देखें सर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। अ, देखें, अब हम जो लॉयर्स हैं बेसिकली हमारा क्या काम होता है, हमने एक परसुएसिव आर्गुमेंट्स तैयार करने होते हैं लॉज को स्टडी करके, ऐसे ही है ना। अब जब आपका क्वेश्चन आएगा, ये जो आप वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो उसमें फिर यही इशू आ जाएगा कि क्या जो कातिल है वो बाप की जायदाद का वारिस बन सकता है, जाहिर है वहां कंटेस्ट ठीक है। होगा, तो अगर कोई ये वाला महरूम जो करने के केस लिए। है, ठीक है, ये हम एज ए रेफरेंस कोट कर सकते हैं। सही है। बिल्कुल ठीक। और इसके जो जो आर्गुमेंट्स हैं वो बहुत परसुएसिव आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है। और वो आर्गुमेंट्स हम पेश कर सकते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है ना सर। तो क्योंकि देखें, लॉ लॉ तो एक बड़ा वसी है, समंदर है। तो इसी तरह जब प्रोविजंस आती हैं, इसी तरह जब फैक्ट्स आते हैं, इस तरह जब केस लॉज डेवलप होते हैं, तो इससे फर्दर फिर आगे चीजें चलती है। बिल्कुल सही। ठीक है सर। तो मेरे ख्याल में आज काफी हो गया इतना। तो मेरे ख्याल में काफी है आज इतना। अच्छा, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने बड़े प्यारे अंदाज में आज हमें मोरालिटी और कॉमन सेंस के हवाले से केस लॉ की रोशनी में वजाहत बयान की, और कुछ ऐसे दलाइल पेश किए जिससे ये बात सामने आई कि अखलाकियात और कॉमन सेंस के बगैर कोई भी जो माशरा है वो परवान नहीं चढ़ सकता। तो बहुत शुक्रिया आपका। आइंदा का प्रोग्राम का ऐलान कर दिया जाएगा। हस्तोलीस की तरफ से आपका शुक्रिया, हाजरीन का भी शुक्रिया। थैंक यू। जी प्लीज। नेक्स्ट जो है वो हम लोग करेंगे रूल ऑफ लॉ के ऊपर, ठीक है। बहुत बहुत जी, अगला टॉपिक हमारा रूल ऑफ लॉ होगा। और रूल ऑफ लॉ और को। जी। और ये वाला जो केस लॉ है, जो हमने अखलाकियात और कॉमन सेंस को डिफाइन करने की कोशिश की है, ये फिर हम कोशिश करेंगे इसको रूल ऑफ लॉ के पर्सपेक्टिव में डिफाइन करने की।